बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, KPK के अंदर 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात आज मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी गिनती जारी है। कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। लेकिन एक तहसील का, जो कि स्वाबी की तहसील जो है, उसका रिजल्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक वहाँ पर ANP के उम्मीदवार गुलाम हक्कानी कामयाब हुए, जबकि PTI के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे हैं। बाकी तमाम अजला में वोटों की गिनती जारी है और बाज़ सियासी जमातें अपने अपने दावे कर रही हैं। कोई सियासी जमात कह रही है कि उनका उम्मीदवार आगे हैं, दूसरी सियासी जमात दावा करती नजर आती है कि नहीं, वो जमात जो है वो इस इलेक्शन में जीत रही है। जब तक हतमी रिजल्ट सामने नहीं आते और जब तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से रिजल्ट अनाउंस नहीं कर दिए जाते, उस वक्त तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी सियासी जमात मुकम्मल तौर पर इन 17 अजला में बाजी जीत चुकी है। अगरचे जब तक के रिजल्ट हैं, जिनको जो है मुस्तनद रिजल्ट नहीं कहा जा सकता, अगर वो भी सामने रखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त वहाँ की हुक्मरान जमात है, उससे खासी मुश्किलात का सामना भी है। बाज़ जगहों पे ANP दावेदार है, बाज़ जगहों पे जमात इस्लामी दावेदार है, बाज़ इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम दावेदार है कि उनके उम्मीदवार जो है वो सबकत लिए हुए हैं और ये नशस्तें जीत सकते हैं। एक अच्छा जो है आगाज़ हुआ है KPK के अंदर कि वहाँ से बल्दियाती इंतखाबात शुरू हुए। अब पूरे मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराना हुकूमतों के लिए ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि तमाम सूबाई हुकूमतों के अंदर अब इंतखाबात होने हैं और बल्दियाती इंतखाबात ही अगर मुकम्मल होंगे तो जिसके नतीजे में आम आदमी के निचली सतह में उनके जो मसाइल हल हो सकते हैं। बल्दियाती इदारे मुअत्तल होने की वजह से काफ़ी अरसे तक लोग जो है छोटे छोटे मसाइल की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। इस आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कौन कहाँ पर बाजी जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी, और मजमूई तौर पर KPK के इंतखाबात में जहाँ जहाँ बदइंतज़ामी देखी गई, लड़ाई झगड़े के वाक़यात हुए और धक्म पेल के साथ साथ अगवा किए गए, कुछ सरकारी एहलकार भी अगवा किए गए, इलेक्शन कमीशन के अमले को भी धमकियाँ दी गई, इस सारी सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे कि आखिर सूबाई हुकूमत लॉ एंड आर्डर को मेनटेन करने में कामयाब क्यों ना हो सकी। मेरे साथ मौजूद हैं फिदा खटक साहब, न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से KPK से, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब महमूद जान बाबर साहब, BBC से भी वाबस्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ ANP से, जमात इस्लामी से, JUI से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। जायज़ा लेंगे KPK के अंदर होने वाले आज के बल्दियाती इंतखाबात का। और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में तमीना जंजुआ साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद होंगी। OIC की बड़ा अहम इजलास वज़ीर खारजा का इस्लामाबाद में एक बड़ा ब्रेक थ्रू, हमारे हमसाए में अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और जो वहाँ मसाइल का शिकार है अफ़गान अवाम, उस पर पूरी OIC की तवज्जो और पाकिस्तान का किरदार, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं महमूद जान बाबर साहब आपसे। अगरचे दावे किए जा रहे हैं, अभी तक सिर्फ स्वाबी की एक तहसील का रिजल्ट सामने आया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वहाँ पे गुलाम हक्कानी साहब जो ANP के उम्मीदवार थे वो ये मार्का जीत चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह से जब से पोलिंग शुरू हुई, उसके बाद से जब रिजल्ट आना शुरू हुए, सारी सियासी जमातें दावेदार हैं, अपने अपने तौर पे कह रही हैं कि उनके उम्मीदवार मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर ये इलेक्शन जीत रहे हैं। अभी तक हतमी रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन दावेदार सारी सियासी जमातें हैं। मलिक साहब, असल में देखें कि ये भी अब हमारी पाकिस्तान की सियासत का एक मुस्तकिल जुज बन चुका है कि इलेक्शन के शाम से ही यानी दावे शुरू कर दिए जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर दिया जाता है और लोग समझते हैं कि ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पता नहीं ये कैसी स्ट्रेटेजी है और इससे लोग क्या हासिल करते हैं। यानी एक बंदा अगर पहले जीत रहा है और बाद में वो हकीकी नताइज में हार जाता है तो सुख की बहुत होती है। पता नहीं कि इनको क्या मिलता है ऐसा करके। अब मुझे तो पाकिस्तान की सियासत को कवर करते हुए इसकी समझ अब तक नहीं आई कि इससे अब तक किसी ने क्या हासिल कर लिया। क्या कोई नतीजा बदल गया? क्या वो सचमुच में जीत गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन बस कौम है जिसको मुख्तलिफ तरीकों से इस वक्त भी उलझाया गया है। इस वक्त जो पेशावर में सूरत हाल आ रही है सामने, उसमें अभी तक मुख्तलिफ लोगों के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन मीडिया भी अंदाजे लगा लगा के उनमें से जो ज्यादा आ रहे हैं, जिनके ज्यादा लोग अपनी खबरें भेज रहे हैं, मीडिया उनको रिपोर्ट कर रहा है। और जो थोड़े बहुत नताइज आ रहे हैं, मीडिया भी अंदाजे लगा रहा है कि शायद ये इतने आ गए हैं तो इतनों में ये जीत रहे हैं तो शायद ये मजीद में भी जीत जाए।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब तक कोई ऐसा नतीजा आया है जिससे हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें। पेशावर की अगर आप बात करें, महमूद जान बाबर और KPK की बात करें, सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बलदियाती इलेक्शन जीतना आसान नहीं होगा? हुकूमत उनकी, जब सूबाई हुकूमत उनकी है तो बलदियाती इलेक्शन जीतना कदरे आसान होगा उनके लिए? उनके लिए आसान तो इसलिए है कि जो अपोजिशन है ना, उन्होंने इनका कोई भी मसला उसे कैश नहीं किया। अपोजिशन अब भी एक चीज पे अड़ी हुई है, न डर, बेबाक, दयानतदार क़यादत, और हम अपना बंदा जो लेके आए हैं उसकी मुख्तलिफ किस्म की वो जो तारीफें हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की किसी कमजोरी को किसी ने नहीं पकड़ा। हुकूमत खुद बहुत डरी हुई थी। मेरे ख्याल में हुकूमत को सबसे ज्यादा खतरा जो होना चाहिए था और हो सकता था, वो इस महंगाई को अगर कोई कैश करना चाहता तो हुकूमत को बहुत टफ टाइम दिया जा सकता था। हुकूमत के जो अपने अंदरूनी रिफ्ट्स हैं, जो उसके अंदरूनी अपने उम्मीदवारों के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में खड़े हो चुके हैं और वो उन पे इलेक्शन पे भी असरअंदाज हो रहे हैं, इसको भी कैश किया जा सकता था। उनके जो दावे और वादे थे उसे भी, उनके 8 सालों को भी, बहुत सारी चीजें ऐसी थी। लेकिन भला हो इस अपोजिशन का, ये इनका हुकूमत को कल चाहिए, मेरी तरफ से ये कि इनको हुकूमत को चाहिए इनका शुक्रिया अदा करने चले जाएं कि आपने तो हमें बल्दियाती इंतखाबात जीतने के लिए बिल्कुल खुला मैदान दे दिया था, तो इसलिए हुकूमत को मुश्किल पेश नहीं आई, वरना हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सकता था। और हुकूमत के पास अपनी उसकी कमजोरियां क्या थी, ये जो मैंने आपको बताई, इसकी वजह से। लेकिन महमूद जान बाबर, अगर हम बात करें दावों की, ANP दावेदार है, JUI दावेदार है, बाज़ नशिस्तों पर जमात इस्लामी दावेदार है, बाजोड़ के बारे में कहा जा रहा है, पेशावर की एक तहसील पर जमात इस्लामी दावेदार है कि वो जीत रहे हैं, जैसे कि स्वाबी में ANP दावेदार है। क्या ये नशिस्तें जीत सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, ANP, JUI? देखिए, ये आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ से पहले ये इलाके इनके पास थे ना, वहां पे इनका बुनियादी स्ट्रक्चर मौजूद था। मैं आपके 2 मिनट लूंगा। 2013 के इंतखाबात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खुला मैदान नहीं मिला था, आपको याद है? उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा था, AP को, पीपल्स पार्टी को और MQM को। उसके बाद 2015 में जो यहाँ पे बल्दियाती पहले इंतखाबात हुए तहरीक इंसाफ के दौर में, उस वक्त तहरीक इंसाफ की बल्ले बल्ले हो रही थी और उस वक्त उसकी नई नई हुकूमत बनी थी, हनीमून पीरियड था, तमाम लोग उसके साथ थे, इसलिए इन पार्टियों को मुश्किलात का सामना था। इसके बाद 2018 के इंतखाबात में जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हार गई या वो नहीं जीत सकी, वो भी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ ज्यादा जीत गई। ये पहली बार हुआ है कि उन पार्टियों ने दोबारा कमबैक किया है और उन इलाकों में आके, अब आप देखिए करक में जो हुआ है, सुबह से मेरे पास ये इतला थी कि करक में, ये हमारे खटक साहब का इलाका है, करक से ये इतला आ रही थी कि JUI ने ये फैसला किया है कि आज हमने ये इलेक्शन जीतना ही जीतना है। बनू में उन्होंने ये फैसला किया था कि हमने जीतना ही जीतना है, क्योंकि ये पिछले जितने इलेक्शन हुए थे उनके कहने के मुताबिक उनकी कमजोरियों की वजह से वो ये इलेक्शन हार गए थे, क्योंकि वो डट के नहीं खड़े थे। ठीक है जी, ठीक है। फिदा खटक साहब, आपकी तरफ आता हूँ। शिबली फराज साहब पर, वफाकी वजीर पर हमला हुआ आज, अगर मजमूई तौर पर हम देखें, अमन और अमान की सूरत हाल कैसी रही पूरे इलेक्शन की इन 17 अजला में? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं अमन व अमान के हवाले से तो बाद में बात करूंगा। पहले महमूद जान साहब ने जिस तरह कहा कि यहाँ पे जो इंतजामात है रिजल्ट के हवाले से, जो कि रिजल्ट नहीं आ रहे, लोगों को मुसद्दे का और कंफर्म रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो मेरे ख्याल में इसमें इलेक्शन कमीशन का भी इसमें खासा कसूर है, क्योंकि जितने भी सहाफ़ी हैं जो पूरी सूबे में इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, उन्हें बाकायदा एक कार्ड भी जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद इन सहाफ़ियों को इन रिजल्ट तक रसाई नहीं है। आरओ जो है उनको अपने ऑफिस में अंदर नहीं छोड़ रहे, तो इस वजह से भी जो है अफवाहें फैल रही हैं और सही रिजल्ट जो मुसद्दिका रिजल्ट है, जो कि किसी आरओ से तस्दीक शुदा हो, वो सामने नहीं आ रहा। जहां तक अमन अमान की बात है, तो देखें जी, ये जो शिबली फराज साहब के साथ जो वाकया हुआ है, तो मैं इसी को जो तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ जो गम गुस्सा है अवाम में, जो कि आज रिजल्ट जो आ रहे हैं मुख्तलिफ अजला से, मैं उसको इसी का नतीजा समझता हूँ। इसके अलावा जो है ये सूबाई हुकूमत की भी नाकामी है कि
77,000 पुलिस एहलकार सूबे में पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए थे, लेकिन जी जी फिदा खटक सबसे हमारे रब्ता मुनक़ित हुए। महमूद जान बाबर, अगर हम बात करें यही लॉ एंड ऑर्डर की, तो मजमूई तौर पे तो जगह जगह इस किस्म। जी फिदा खटक साहब। जी, तो मैं बात कर रहा था कि अमन अमान की सूरत हाल देखे, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार थे, 77,000 पुलिस एहलकार सुबह भर में तैनात थे, लेकिन इसके बावजूद ही इस किस्म के वाकयात हुए हैं। करक में एक पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा हुआ है, 2 अफराद उसमें जाँ बाग हुए हैं। इसी तरह हंगू में हुआ है, कोहाट में हुआ है, जमरोद में हुआ है, पेशावर में भी कई वाकयात हुए हैं, लेकिन पुलिस न वहां पे मौजूद थी, न पुलिस ने वहां पे किसी को रोकने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई बड़ी बदइंतजामी या बदनज़मी जो है सामने आई है, जिसमें सूबाई हुकूमत भी इसकी जिम्मेदार है, और मैं ये जो रिजल्ट में जो ताखीर हो रही है उसमें इलेक्शन कमीशन को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा कि फेयर तरीके से सहाफियों को जो है आरओ ऑफिस के करीब नहीं जाने दिया जा रहा, वहां पर उनको रिजल्ट नहीं फराहम किया जा रहा। लेकिन अपोजिशन जमातें फिदा खटक साहब बाज हल्कों में जीतने की पोजीशन में हैं। जी बिल्कुल, मैं तो इस इलेक्शन को अगर अपोजिशन का इलेक्शन कहूं तो ये गलत ना होगा। जहां तक हमें जो इब्तिदाई रिजल्ट हमारे पास सामने आ रहे हैं, तो ये ज्यादातर 3 बड़ी अपोजिशन जमातों के इर्द गिर्द घूम रही है इनका रिजल्ट। जेयूआई जो है वो बहुत सारे हल्कों में आगे है अभी तक। जनूबी अजला तो उनका जो है तारीखी तौर पर एक गढ़ रहा है, वहां पे तो वो जीत रहे हैं। इसके अलावा जो है पेशावर में जो मेयर की सीट है, बहुत अहम सीट है सबसे, उसमें भी जेयूआई आगे है। बाकी हल्कों में भी मर्दान में इवन चारसदा शबकदर में भी जेयूआई जो है वो बहुत सी सीटों पे आगे है। तो इसके अलावा जो एएनपी है, एएनपी ने काफी कम बैक किया है इस इलेक्शन में, और बहुत सारे हल्कों में खुसूसन जिस तरह महमूद जान ने कहा कि ये मर्दान, नौशेरा, सवाबी, ये रिवायती तौर पर एएनपी के हल्के ही थे, जो कि तहरीक इंसाफ की सैलाब में जो फिदा खटक साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। समर बलोर साहब ने ज्वाइन किया है, रहनुमा है, एएनपी की सीनियर तर्जमान है एएनपी केपी की। समर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि इस वक्त की जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं वो जो आप तक पहुंचे हैं वो क्या हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उनके मुताबिक स्वाबी में की एक तहसील जो है वहाँ पे एएनपी ने कामयाबी हासिल की है। बाकी रिजल्ट्स आपके हवाले से, एएनपी के हवाले से, वो कैसे हैं? फिर मजमूई तौर पर सिलेक्शन को आप कैसा देखती हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखिए जी, हम इस इलेक्शन को इंतहाई मशकूक तरीके से, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन में, हमारे कल जो डीआई खान में हमारे तहसील के मेयर की कैंडिडेट थे उमर खिताब साहब, उनको उनके घर के बाहर शूट कर दिया गया है। एक तो देखिए ना, हमारे साथ ही हमेशा होता है कि जब हमारी कैंपेन हम चलाते हैं, अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं, और फिर एएनपी वो पार्टी है, अगर आप नोट करें वीगन पेशावर जैसे बड़े शहर में हमने अपने वर्कर को टिकट दिया था। हम वो लोग नहीं है कि हम अमीर लोगों को वो उसको टिकट दें। वर्कर्स को मोबिलाइज करते हैं तो हमें वर्कर्स की लाशें मिल जाती हैं, हमें हमारे कैंडिडेट्स की लाशें मिल जाती हैं। कल ये वाकया हुआ, कल रात को हमने 3 मुख्तलिफ मौकों पे पेशावर मेट्रोपॉलिटन के एरिया से स्टफ्ड बैलेट बॉक्सेस पकड़े, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की हुई थी कि जी हमारे हालात खराब है, यहाँ पे ये रिगिंग का वाकया हो रहा है, उसी तरीकेकार से रिगिंग का वाकया हुआ है। जो तरीकेकार मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उस मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने मुझसे ये बातें शेयर की थी। ये एक इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन है। सीएम साहब, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है उसको इग्नोर किया, और उन्होंने वो किया। हमारे अगर आप देखिए अभी भी पेशावर में बेशतर नेबरहुड के रिजल्ट पे एएनपी जीत गई है, लेकिन ऊपर हमारे मेयर के कैंडिडेट के नंबर उस तरीके से टैली नहीं हो रहे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही दिन पे पोलिंग हो, नीचे के कैंडिडेट एएनपी के आ जाए और ऊपर के कैंडिडेट कोई और आ जाए? हमारे तो सारे लोग पार्टी के सिंबल पे खड़े हुए थे, एक ही सिंबल पे खड़े हुए थे। समर बलोच साहब, ये समझा जाए कि आप इन रिजल्ट्स को फिर तस्लीम एएनपी नहीं करेगी? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैदान इनके लिए छोड़ने वाले नहीं है, इलेक्ट्रल प्रोसेस से पीछे हटने वाले नहीं है। ये हमारी लाशें गिराएंगे,
हम और लोग आगे करेंगे, हमारी लाशें गिराएंगे, हम और लोग आगे करेंगे, इसलिए क्योंकि इस डेमोक्रेसी के लिए और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए हमारे बड़ों ने जेलें खाई हैं। मेरी फैमिली में हमारे बड़ों ने कुल मिला के 16 साल जेल में गुजारे हैं। तो इस तरह हमारी पार्टी के हर घर में कोई शहीद है, कोई जख्मी है, कोई जेल ज़दा है। हम प्रोसेस में हमारा क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट है, वी कांट वॉक अवे फ्रॉम द प्रोसेस। लेकिन हाँ, हम इलेक्शन कमीशन है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हम इन रिजल्ट को जहां जहां सबूत हमें मिले, अभी तो इतना केओस है पेशावर में, अभी भी वोट्स कास्ट हो रहे हैं, टैली नहीं हो रहे, अभी भी वोट्स कास्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतनी स्लो पोलिंग डिलीवरेटली कराई गई थी कि हमारे चंद पोलिंग स्टेशन में अभी भी वोटिंग का अमल नहीं खत्म हुआ। रात का आप देख लें 10:30 बज गए, वोटिंग का अमल नहीं खत्म हुआ। तो और बहुत ज्यादा फिर अफरा तफरी का एक आलम मच गया है। तो इस तरह अगर आप पेशावर का जब से इलेक्शन मॉनिटर किया होता तो आपको लगता कि एक शहर नापुरसान है, कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं। फिर बाजोड़ में एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, बहुत यंग लड़का बच्चा जो पढ़ के आया था, 10 दिन पहले उसकी शादी थी, और वो सिर्फ इसलिए कि वो लाल झंडा गाड़ी पे बांध के वोट डालने गया तो उसको शहीद कर दिया गया। तो इन हालात में मैं इस इलेक्शन को कैसे देखूं, मैं सिक्योरिटी को कैसे देखूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखूं? मैं तो सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ कि इतनी जरूरी चीज इलेक्शन है कि हर इलेक्शन में लोगों की लाशें गिरा दी जाती हैं। ये नहीं सोचा जाता कि उनके घर उजड़ जाते हैं, उनके पीछे कितने लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। समर बलोर साहब हमारे साथ मौजूद थी, रहनुमा ANP की और तर्जमान ANP KPK की। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे। जो सवालात उठाए हैं समर बलोर साहबा ने कि पेशावर में अब भी वोटिंग जारी है और पेशावर में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर नेबरहुड में उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं तो फिर मेयर के इलेक्शन में ANP के वोट कहाँ जा रहे हैं। इसके साथ साथ जमात इस्लामी, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उनके पास भी जाएंगे, उनसे पूछेंगे किस इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और अब तक के रिजल्ट्स के बारे में वो क्या कहते हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पूरा में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर जनाब शौकत यूसुफ ज़ई साहब। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा में वक्त देने का। अब तक के नतायज अगर हम बलदियाती इलेक्शन के देखें 17 अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हुई पूरे सूबे के अंदर, जिस किस्म के वाक़यात हुए, शिबली फराज साहब पर हमला हो गया, वफाकी वज़ीर हैं, जगह जगह वाक़यात, दकम पेल, अगवा के वाक़यात, लड़ाई झगड़े, क्या कहेंगे आप इसमें? KPK की हुकूमत, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन क्यों अमल दरामद ना करा सके एक पुरअमन इलेक्शन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह मलिक साहब, क्योंकि वाक़यात हो जाते हैं तो फिर जब TV के ऊपर आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल कहीं बहुत ही बड़ी अफरा तफरी मची है। देखिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इससे पहले हमारे साथ फाटा का मर्जर नहीं हुआ था। हमारे साथ एक आधा सूबा या एक सूबा पूरा एक नया सूबा हमारे साथ शामिल हुआ है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ग्रास रूट लेवल पे हो रहे हैं। विलेज कौंसिल, यानी पहले होते थे यूनियन कौंसिल, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, अब एक यूनियन कौंसिल में तीन चार विलेज कौंसिल है, एक में 5 भी विलेज कौंसिल है। तो उस लिहाज से अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे और इतने बड़े पैमाने पे लोग खड़े होंगे, इलेक्शन होंगे, हर घर के सामने एक दूसरा उम्मीदवार आपको नजर आएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो इंतजामात हमने किए, हम आज भी मैं कहता हूँ कि बड़े हौसला अफजा थे। लेकिन आप पिछले तारीख उठा के देखें, इंतखाबात के दौरान इस वाकयात का होना ये बिल्कुल ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले उसके मुकाबले में अगर आप ये तादाद देखें उम्मीदवारों की और निचले लेवल पे आप देखें तो आपको कम से कम ये जरूर होगा कि जी हुकूमत को आपको शाबाश देनी पड़ेगी। वो कि कुछ 2-3-4 वाकयात ऐसे हुए हैं जो दहशतगर्दी के वाकयात थे और उस पर बड़ा अफसोस है, होना नहीं चाहिए था क्योंकि उसमें कीमती जाने जाए हुई हैं। जहाँ तक फेडरल मिनिस्टर पे हमले का ताल्लुक है, आपको पता है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्जर के मुखालफत में सुबह से निकले हुए थे। तो वो 40-50 लोग होते हैं और उन्होंने वो झंडे उठाए हुए थे, उन्होंने ही जाके फिर हमला भी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जो शोर मचाया जा रहा है ज्यादा वही लोग मचा रहे हैं जो कहते थे हम हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत को हम गिरा देंगे। तो वो हुकूमत को गिरा तो नहीं सके, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि आज के दिन जितना उनसे हो सके उन्होंने अपना रोल अदा किया। अब तक के रिजल्ट्स आपकी तोक़ों के मुताबिक हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ जीत रही है?
देखिए, जहाँ तक आपको पता है कि ये और बात है कि कोरोना आया, कोरोना की वजह से मुश्किलात आई पूरी दुनिया में, और फिर उसमें पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ। लेकिन जो नीचे लेवल पे लोग हैं ना, उनका इतना वो नहीं होता है कि जी कोरोना से मुतासर हुई है, मईशत नहीं हुई है। महंगाई एक ऐसा इशू है जिसपे यकीनन हम मुतासर हुए हैं, हमारी पार्टी मुतासर हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो पहले जो इंतखाबात होते थे उसमें आपको 2 पार्टी सिस्टम नजर आता था, या पीपल्स पार्टी होती थी या मुस्लिम लीग नून। इस इलेक्शन के अंदर अगर आप देखें कि कहीं पे भी मुकाबला हो रहा है तो पीटीआई और एंटी पीटीआई, तो इसका मतलब ये है कि आज भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो मानना पड़ेगा। बाकी इलेक्शन में हार जीत होते हैं, लोगों की मर्जी होती है, क्योंकि नीचे लेवल पे जो होता है ना, वो ज्यादातर लोग उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं। ये पार्टियों को इतना ज्यादा वो नहीं हमें दी जाती है। लेकिन पेशावर शहर में अभी तक वोटिंग जारी है। समर बिलोर अभी कह रही थी हमारे प्रोग्राम में कि अभी तक वोटिंग जारी है पेशावर सिटी में। डेफिनेटली जारी है, बहुत सारी जगहों पे जारी होगी, क्योंकि जो हाथे के अंदर लोग आ जाते हैं ना, तो उनको तो आप नहीं रोक सकते, उनको तो अपने वोटिंग पूरा कराना होता है। और वो तो कोई ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी का बंदा होता है, वो हर पार्टी के लोग होते हैं जो रह जाते हैं। चूंकि ये बैलेट पेपर ज्यादा थे और उम्मीदवार भी ज्यादा थे, तो लोगों को मुश्किलात रही। इसमें आपको देखें परवेज खटक साहब जैसा बंदा जो है वो उससे भी गलती हो गई। तो इस तरह की जो है ना, लोगों को मुश्किलात तो हैं। मैं तो ये नहीं कहता हूँ, काफी मुश्किल मरहले से गुजरे हैं। लेकिन ये अल्लाह का फजल है कि जिस तरह मोबाइल लोगों को नहीं आता था इस्तेमाल करना, अगर ईवीएम को हम शुरू कर दें नेक्स्ट इलेक्शन के लिए और उस पे लोगों को डालें, तो ये जो अफरा तफरी है, ये चीजें मुस्तकिल खत्म हो जाएंगी। ये लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। इलेक्शन के दौरान दंगा मुश्ती इस तरह के वाकयात कराना जो ये अफसोसनाक है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बिल्कुल इससे हटकर चल ही नहीं सकती है। वो कहते हैं जी हम इसी तरह, हमें ये सिस्टम पसंद है, हालांकि इसी सिस्टम से पाकिस्तान टूटा है। तो ये सिस्टम मजीद मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा सिस्टम होगा। हमें बिल्कुल रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और बगैर रिफॉर्म्स के ये मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपना महमूद जान बाबर साहब, जो शौकत साहब बात कर रहे थे कि ईवीएम आएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, ये जो धक्कम पेल होती है, ये लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ वो कह रहे थे कि महंगाई का, कोरोना का जो मैशत पे एक दबाव है, उसका नुकसान बहरहाल पीटीआई को हुआ है। इलेक्शन में भी उसके असरात होंगे। देखिए जी, एक बात तो हमारे साथ देखें कि इनकी खुशकिस्मती में फिर अपनी बात दोहराऊंगा, किसी ने उन इश्यूज को तो छेड़ा ही नहीं है ना। यहाँ पे तो लोगों ने अपने अपने लिए वोट मांगा है, हुकूमत को तो किसी ने टारगेट ही नहीं किया। इनकी तो खुशकिस्मती रही है, वरना अगर वो लोग उनको टारगेट करते तो फिर तो इस तरह नहीं हो सकता था। दूसरी बात इन्होंने ये की कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बिरादरीज़म को देखते हैं, लेकिन इससे पहले जब वो पहली बार जब ये इलेक्शन जीत रहे थे तो उस वक्त इन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ये पीटीआई की पॉपुलैरिटी है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने वक्त बदलने के साथ साथ जो ट्रेंड्स बदलते हैं उस पर अपने स्टेटमेंट भी बदलती रहती है। लेकिन एक बात जरा मैं आपको और भी बताऊं कि ये जो पीटीआई है और बाकी जमातों ने किसी हद तक किया है, ये जो इख्तियारात निचली सतह पर जा रहे हैं, ये इतनी भी निचली सतह पर नहीं जा रहे। ये वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। अभी आप देखें कि जितने लोग हैं उसमें कम से कम मोर देन 33% लोग, बल्कि 40% तक लोग उन्हीं घरों के लोग हैं जो आए हुए हैं तहसील। महमूद जान बाबर साहब, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। आसिफ इकबाल दाऊद ज़ही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा है जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। आप वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, इस वक्त आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को भी देख रहे हैं। इस इलेक्शन को मजमूई तौर पर JUI कैसा देखती है, और अब तक के जो नतायज हैं उसके मुताबिक क्या JUI अच्छा परफॉर्म कर पाई है इन इलेक्शन में? नसला भाई, थैंक यू सो मच। देखें, कैदी मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब ने जब 2013 में और फिर 2018 में जो आवाज़ लगाई थी कि ये सिलेक्टेड हैं, पहले यहाँ KP में इनको जो है लाया गया 2013 में, फिर 2018 में इनको दोबारा लाया गया और अब 2018 में इनको पाकिस्तान में लाया गया है। तो वो बात जो है अभी उनके जो दावे थे कि नहीं हम सिलेक्टेड नहीं है, हमें लोगों ने वोट दिया है, तो लोगों ने जो है उनकी वो बातें जो है उस पर अब उनको आईना दिखा दिया है और अब आवाम में शऊर आ गया है। और बल्कि इस सूबे में जो है इनकी
हुकूमत जो है उसको 8.25 साल हो गए हैं, और 8.25 साल में जो है यहाँ पे केपी के लोगों ने उनको अच्छी तरह देखभाल लिया है। और क्योंकि इनके जितने भी पॉलिसी हैं, चाहे वो सूबे की हो चाहे वो मुल्की हो, वो आवाम के मफाद में नहीं है, वो किसी और का एजेंडा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनका आवाम से कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है, इसलिए आवाम ने उनको आईना दिखा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि जमात इस्लाम ने 2013 से ये कायदे मोहतरम की क़ियादत में यहाँ पे सिलसिला शुरू किया था इनके खिलाफ, और इनकी हकीकत लोगों को बताते रहे हैं। और फिर 2018 के बाद PDM की सरबराही के जरिए भी इनके जो है वो असलियत लोगों को बताते चले आ रहे हैं। आप पर उम्मीद है इलेक्शन नताए से जब तक रिजल्ट आए हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम चूंकि यहाँ पे विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल और फिर तहसीलों में इस पर जो हमारी लीड है अल्हम्दुलिल्लाह वो ये हकीकत बता रही है कि यहाँ पे हुक्मरान जमात यहाँ ना सूबे में बल्कि इस मरकज में भी है, लेकिन लोगों ने इनको आईना दिखा दिया, उनको जो है पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल दाऊद ज़ई हमारे साथ मौजूद थे, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के रहनुमा। फिदा खटक साहब, JUI तो मुतमिन है, ANP को गिले शिकवे हैं, अपोजिशन की जमातें अगर जीत जाती हैं तो क्या इत्मीनान होगा? समझेंगे रिजल्ट दुरुस्त है? हाँ देखें जी, जो रिजल्ट सामने नजर आ रहा है अभी तक जो आया है, इसमें तो अपोजिशन को कामयाबी मिली है मैं कहूँगा, क्योंकि PTI बहुत सारे अपने मजबूत हलकों में जो है वो दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर चल रही है, और पहले नंबर पर या तो JUI है, कहीं पे ANP है और कहीं पे जमात इस्लामी है। तो अपोजिशन को इतना नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन यकीनन कहीं पे थोड़ा बहुत बदनज़मी हुई होगी, लेकिन ओवरऑल जो है हमने देखा है यहाँ पे पेशावर में लोग निकले हैं और तमाम पार्टियों के लोग निकले थे, क्योंकि लोगों की पार्टियों से वाबस्तगी या जो जहाँ पे वो वोट करने जा रहे थे वो तो जाहिर मालूम हो जाता है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं। उनके उन्होंने बेजेस लगाए होते हैं, उन्होंने टोपियां पहनी होती है, उनके हाथों में झंडे होते हैं। तो इस हवाले से तो ये मैं देखूंगा कि अपोजिशन एक दफा फिर इसने इस इलेक्शन को जो है एक टेस्ट केस के तौर पर लिया, और बहुत सारे इलाकों में जो है उसने हुकूमती जो उम्मीदवार है उनको न सिर्फ टफ टाइम दिया, बल्कि बहुत सारे हलकों में अपोजिशन अभी भी आगे है। और मैं देखता हूं कि रिजल्ट जो है वो अपोजिशन के हक में ही आएगा। महमूद बाबर साहब, जो शौकत यूसुफ साहब की बात थी कि महंगाई का असर पड़ा है आम आदमी से, उसको कोई परवाह नहीं कि कोरोना आया या नहीं आया, ये भी निशानदेही करता है कि कहीं तहरीक इंसाफ बाज़ जगहों से इलेक्शन हार रही है? मैं एक बात करना चाहूंगा मलिक साहब, एक तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा कि पिछली बार जब 2-3 बार जितने भी इलेक्शन हुए, तहरीक इंसाफ जिस तरह जीत रही थी और उसको जो नजर न आने वाली सपोर्ट हासिल थी, इन इलेक्शंस में मुझे वो सपोर्ट उनके पास मौजूद नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि वो सपोर्ट किसी ने पीछे से विड्रा कर ली है और अभी इनको खुले मैदान में छोड़ दिया है, और जिस तरह खुले में आए हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनका मुकाबला शुरू हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी वो जो है इनको मुश्किल। महमूद जान बाबर साहब हमारे साथ इनायतुल्लाह खान साहब भी मौजूद है, जमात इस्लामी पाकिस्तान के रहनुमा हैं, KPK से साबिक वज़ीर बल्दियात भी हैं। इनायतुल्लाह खान साहब, ये बताइएगा कि अब तक के रिजल्ट्स जमात इस्लामी के मुताबिक क्या हैं? नहीं कह सकते, जो आपके इस वक्त लीड पे है वो 5 जगहों पे हम लीड पे हैं। ये रिजल्ट बड़े डिफिकल्ट हैं, ये रात देर गई तक चीजें कंसोलिडेट होंगी, हम क्लैरिटी के साथ नहीं सकते, लेकिन 4 जगहों पे हमारी लीड बहुत ज्यादा है, तो हम होपफुली वो चेयरमैन तहसील मेयर जरूर जीत जाएंगे। बाकी PTI का सेटबैक है, बहुत बड़ा सेटबैक है PTI का, मतलब PTI बुनेर के अलावा किसी जगह भी और नौशेरा में एक सीट के अलावा किसी जगह भी नहीं है। तो ये एक हुकूमत ने बहुत बड़े इनायतुल्लाह खान साहब, जमात इस्लामी के जो आप जिन तहसीलों का जिक्र कर रहे हैं, बाजोड़, पेशावर और बाकी 2 तहसीलें कौन सी हो सकती हैं? जमात इस्लामी 2 बाजोड़ के हैं, एक पेशावर की तहसील है, एक सवाई नौरंग है लक्की मरवत में, और एक PI खान में है। एक तहसील में हम लक्की मरवत में भी करक में
लीड पे हैं। तो आप समझते हैं कि रिजल्ट आपकी तवक्को के मुताबिक हैं? जमात इस्लामी के पॉकेट्स जो ट्रेडिशनल थे वो तो अपर दीर, लोअर दीर, चित्राल, मलाकन और स्वात की हमारे ट्रेडिशनल पॉकेट्स थी। यानी ये जो जनूबी अजला है और पेशावर वैली है, ये हमारे ट्रेडिशनल पॉकेट्स नहीं थे। हम समझते हैं कि हमें अगर इससे 4-5 सीटें मिल जाती है और 5, 6, 10 में हम रनर अप आ जाते हैं तो ये जमात इस्लामी के लिए कम बैक है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी के रहनुमा महमूद जान बाबर साहब, सीनियर साफी और फिदा खटक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाली OIC के वज़राए ख़ारजा की बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर OIC तशवीश का शिकार है और समझती है कि वहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। इस इजलास के समरात अफ़गानिस्तान की अवाम को कैसे मिलेंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जजुआ। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। OIC के वज़राए खारजा का अहम इजलास इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि अफ़गानिस्तान के मसले को इंसानी बुनियादों पर देखते हुए अफ़गानियों की भरपूर मदद की जाए। सऊदी अरब ने 1 अरब रियाल अफ़गानिस्तान के लिए मुख्तस करने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान ने 6 तजावीज़ पेश की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा अहम खिताब करते हुए कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान की फौरी तौर पर मदद ना की गई तो अफ़गानिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इन 6 तजावीज़ में शामिल है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए अफ़गान अवाम को इंगेज किया जाए, इसके साथ साथ माली चैलेंजेस और बैंकारी निज़ाम की तश्कील के लिए और फूड सिक्योरिटी के मसाइल को फौरी हल करने के लिए OIC के ममालिक अपना किरदार अदा करें। एक बड़ी अहम पेशरफ्त पाकिस्तान की तरफ से वज़राए ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाना और उसमें OIC के वज़राए ख़ारजा, नायब वज़राए ख़ारजा की शिरकत अफ़गानिस्तान के इस सूरत हाल का जायज़ा लेने और अफ़गानिस्तान के अवाम की भरपूर मदद करने के लिए सर जोड़ कर बैठ गई है। 80% तक इस वक्त अफ़गानिस्तान के अवाम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए मुश्किलात रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। इन हालात में पाकिस्तान ये समझता है कि अगर अफ़गानिस्तान की हुकूमत की, अफ़गान अवाम की फौरी तौर पर मदद ना की गई तो वहाँ पे एक इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। अफ़गान अवाम पहले से ही कई सालों से जंग का शिकार हैं। एक टूटा हुआ अफ़गानिस्तान इस सूरत हाल का तकाजा करता है कि OIC के ममालिक, मुसलमान ममालिक आगे बढ़कर उनकी मदद करें और उनकी इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकालें। फिदा खटक, अगर आप देखें OIC के इजलास को, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, कितनी भरपूर मदद मिल सकेगी OIC ममालिक की तरफ से अफ़गानिस्तान की अवाम को? जी मलिक साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना वो माशी तौर पर इतना मुस्तहकम है कि वो अपने मुल्की मामलात आसानी से चला सके, वहाँ पे जो अवाम है उनकी मुश्किलात दूर हो सके। अफगानिस्तान जैसा कि गुज़िश्ता 30-35 साल से जंग के हालत में है, वहाँ पे पूरा सिस्टम ही तबाह हो चुका है। ना ही कोई बैंकिंग निज़ाम है, ना कोई और इंडस्ट्री है वहाँ पे। अफगानिस्तान ज़्यादातर दारोमदार जो होता है बैरूनी इमदाद पे होता है। अब जबकि तालिबान की हुकूमत वहाँ पे बरसर इक़्तिदार रही है तो अमेरिका समेत, अमेरिका जो कि सबसे बड़ा डोनर था और इसके अलावा उसके जो इत्तेहादी थे वो नेटो इत्तेहादी, वही उसकी इमदाद करते थे गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से। अब ये इमदाद जो है बंद हो गई है, मुख्तलिफ पाबंदियाँ लग चुकी है। पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है, या हम सऊदी अरब को किसी हद तक कह सकते हैं, या दीगर चंद एक ममालिक हैं जो कि अफगानिस्तान की हमेशा से मदद करते रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन पाकिस्तान फिदा खटक अगर हम इस इजलास की बात करें, इसमें 20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा समेत 10 ममालिक के नायब वज़ीर ख़ारजा, 70 से ज़ायद वफूद शामिल हैं। एक बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की तरफ से, एक बड़ा कदम है जो अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगानिस्तान की अवाम की मदद और अफगान हुकूमत की मदद के लिए उठाया गया है। जी मलिक साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान ने ये जो कदम उठाया है इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को यहाँ पे बुला के और अफगानिस्तान की इमदाद के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई है, तो यकीनन इसके बड़े अच्छे नताइज
जो है वो सामने आएंगे, जिस तरह आपने कहा कि और ये इजलास दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए एक पेशरफ्त हो सकती है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल्कुल जी, जब पाकिस्तान तो जब से अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, वहाँ की हालात के बारे में मुख्तलिफ फोरम पे जो है पाकिस्तान इस हवाले से अपनी बात करता रहा है। लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्कों के जो है वज़ीर ख़ारिजा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनको वहाँ के हालात का हकीकी जो है एक पिक्चर उनके सामने पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा खट्टर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। आज का प्रोग्राम था अफगानिस्तान की सूरत हाल दुनिया के आलमी ज़मीर को झंझोड़ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान में आम आदमी जिन मुश्किलात का शिकार है उसे इससे निकालने के लिए तमाम OIC और दीगर दुनिया के ममालिक को, अक़वाम मुत्तहिदा को, सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ के दुनिया को बता रहा है कि उसके हमसाए में एक मुल्क के अवाम इस वक्त किस फूड सिक्योरिटी का शिकार हो सकते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।